नमस्कार सभी साथियों को। नमस्कार सभी साथियों का नौहर पाठशाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, पिछली क्लास में हमने सामान्य चर्चा शुरू की थी इंग्लिश के बारे में और बहुत सारी चीज़ों को हमने पढ़ा था। आज ये दूसरी क्लास है जिसमें हम इंग्लिश की चीज़ों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। पिछली क्लास में हमने सिलेबस भी डिस्कशन किया था और कहाँ कहाँ इंग्लिश की क्लास आपके काम आने वाली है उसको हमने पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि इंग्लिश एक भाषा है, यही तो पढ़ा था हमने। इंग्लिश एक भाषा है और भाषा की अगर बात करें तो सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है भाई? कौन सी होती है? साउंड, है ना। और साउंड से हम क्या बना सकते हैं? लेटर। लेटर कितने प्रकार के होते हैं? प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वाउल्स होते हैं, कंसोनेंट्स होते हैं। वाउल्स कितने होते हैं इंग्लिश में? 5 होते हैं। कौन कौन से? ए ई ओ आई यू। बाकी चीजें कॉन्सेंट्स होते हैं। अगर आप सभी लेटर्स को मिला दे तो हम इसे कहते हैं ग्रुप ऑफ लेटर्स। ग्रुप ऑफ लेटर्स क्या कहलाता है? अल्फाबेट। क्या कहलाता है? अल्फाबेट। ये हमने पढ़ा था। लेटर्स से क्या बनाया जा सकता है? लेटर से क्या बनाया जा सकता है? वर्ड बनाया जा सकता है। क्या केवल लेटर को मिलाने से वर्ड बनता है? नहीं। अगर किसी लेटर से हमें वर्ड बनाना है तो दो चीजों का ध्यान रखना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ध्यान रखना होगा? लेटर्स का अरेंज मैनर हो, दूसरा एक मीनिंगफुल मैनर होना चाहिए। यूनिट ऑफ लेटर्स होनी चाहिए और यूनिट क्या होनी चाहिए? अरेंज्ड होनी चाहिए और मीनिंगफुल होनी चाहिए। ये तो हमने पढ़ा था। और वर्ड जो है कितनी चीजें बना सकता है? 3 चीजें बना सकता है। पहली चीज फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर्स नहीं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग। शब्दों का वह समूह जिसका खुद का कोई मीनिंग पूरा नहीं होता। शब्द दूसरी क्या चीज बना सकता है? क्लोज। क्लोज क्या होता है? A group of words that contains a finite and a subject। एक ऐसा शब्दों का समूह जो अपने साथ एक सब्जेक्ट रखता है, एक फाइनाइट वर्ब रखता है। फाइनाइट वर्ब क्या समझा था हमने? ऐसी वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के नंबर व टेंस के अकॉर्डिंग खुद को बदल लेती है। ठीक है। तीसरी हमने क्या चीज समझी थी? शब्द क्या बना सकता है? पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 होते हैं। पहला पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा होता है? नाउन। दूसरा प्रोनाउन। तीसरा एडजेक्टिव। चौथा, पांचवा एडवर्ब। छठा प्रेपोजिशन। सातवां कंजंक्शन। आठवां। 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। भले आप क्लोज की बात करें, भले आप फ्रेज की बात करें, भले आप पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें, इन सभी का एक अल्टीमेटम टारगेट होता है। इससे क्या बनता है? सेंटेंस बनता है ना। और सेंटेंस, मैंने कहा सेंटेंस को यदि आप समझने का प्रयास करें तो मैंने आपके सामने कल की क्लास में हमने मजाक में समझा था और आज दोबारा मैं आपके सामने रिपीट कर रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि क्या कोई भी चीज सेंटेंस होती है? अगर आप बात करें किसकी? क्लोज की। किसकी बात करेंगे? आप बात करेंगे क्लोज की। ठीक है। चाहे आप क्लोज की बात कर लें, चाहे आप किसकी बात कर लें? फ्रेज की बात कर लें, भले आप किसकी बात कर लें? पार्ट ऑफ स्पीच की बात कर ले। सभी चीजें क्या बनाने का प्रयास करती हैं? अल्टीमेट इनका यह है कि ये क्या बनाने का काम करती है? सेंटेंस बनाने का काम करती है। कहानी क्लियर है? ये तो है ना, सेंटेंस बनाने का काम करती है। सबसे बड़ा सवाल ये कि सेंटेंस क्या होता है? क्या हम किसी क्लोज को, फ्रेज को या पार्ट ऑफ स्पीच को समूह में रख दे तो सेंटेंस होता है। जैसे हिंदी में मैंने सेंटेंस आपके सामने बोला था। मैंने कहा था मुझे उठाकर पेन दो। क्या ये सेंटेंस है? मुझे उठाकर पेन दो। आपके साथ सेंटेंस तो है, सेंटेंस तो है, हम समझ गए। आप ये कहना चाहते हो पेन पड़ा हुआ है, वो पेन उठाइए और मुझे दे दीजिए। लेकिन ये नॉनसेंस है। ये पढ़ के मुझे ये लग रहा है कि उठाना आपको है और देना पेन है। समझ पा रहे हैं? यानी सेंटेंस तो है लेकिन ठीक सेंटेंस नहीं है। इसमें गड़बड़ क्या है? इसका स्ट्रक्चर गड़बड़ है। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स क्या है? गड़बड़ है। समझ पा रहे हैं? यानी अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स की बात करेंगे तो सेंटेंस क्या होना चाहिए? मुझे क्या बोलूंगा? मुझे बोलूंगा मुझे पेन उठाकर दो, ये लिख सकता हूं मैं। पेन उठाकर दो। मतलब हो सकता है ये वाक्य हिंदी में अशुद्ध भी हो। हिंदी की मैं बात नहीं कर रहा सामान्यतः। हिंदी में अगर
बात करें शुद्ध है शुद्ध है वो मैटर नहीं है, लेकिन हमने इसको अरेंजमेंट को ठीक करने का प्रयास किया। ये अरेंजमेंट गड़बड़ नजर आया और ये हमें कुछ हद तक ठीक नजर आया। कहानी क्लियर है? यानी किसी भी सेंटेंस में शब्दों का होना ही जरूरी नहीं है, शब्दों का समूह होना भी जरूरी नहीं है। शब्दों के समूह के साथ सेंटेंस तब होता है जब उसका स्ट्रक्चर ठीक हो। स्ट्रक्चर का मतलब, स्ट्रक्चर अगर समझेंगे तो स्ट्रक्चर का मतलब किसी सेंटेंस में सबसे पहले क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट होना चाहिए, है ना। सब्जेक्ट के बाद जरूरत पड़ने पे क्या होनी चाहिए? हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। जरूरत के अनुसार क्या होनी चाहिए? वर्ब भी होनी चाहिए, और वर्ब के अनुसार क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। कहानी क्लियर है? ये है सेंटेंस का स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा एक और दायरा जिसे हम कहते हैं टेंस, क्योंकि टेंस ही सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। कल की क्लास में हमने ये पढ़ा था कि सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, और मैं आपको बता चुका हूं कितने प्रकार के होते हैं। सर कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं? हमने लास्ट में सेंटेंस को पढ़ने का प्रयास किया था। हमने मुख्यतः 6 प्रकार के सेंटेंस पढ़े थे। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के सेंटेंसेस को हमने पढ़ा था, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं। 6 प्रकार के तो पढ़ा था। हाँ, कौन कौन से पढ़े थे हमने 6 प्रकार के सेंटेंस? चलो ये स्लाइड शायद पूरी शो नहीं हो रही, कल वाले क्लास वाली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहला मैंने बताया था सेंटेंस का प्रकार आपको असर्टिव। कौन सा? असर्टिव। असर्टिव में 2 प्रकार हमने पढ़े थे। कौन कौन से? अफर्मेटिव और नेगेटिव। दूसरा टाइप कौन सा बताया था मैंने सेंटेंस का? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव भी 2 प्रकार के पढ़े थे हमने, यस या नो वाले इंटेरोगेटिव और WH वाले इंटेरोगेटिव। तीसरा हमने पढ़ा था इंटेरोनेगेटिव। इंटेरोनेगेटिव भी 2 प्रकार के, यस या नो वाला इंटेरोनेगेटिव और WH वर्ड वाला इंटेरोनेगेटिव। फिर हमने पढ़ा था इंपेरेटिव, सलाह सुझाव आदेश निर्देश वाले वाक्य। फिर हमने पढ़ा था ऑप्टेटिव, अच्छी कामना, किसी को शराफ देना या किसी के लिए कुछ गलत कामना करने वाले सेंटेंस हमने पढ़े थे, है ना, ऑप्टेटिव। और उसके बाद पढ़े थे एक्सक्लेमेटरी, जैसे हमने बोला था विस्मयादि बोधक वाक्य, है ना। ये सारे प्रकार हमने कल की क्लास में पढ़ लिए थे। सेंटेंस के प्रकार हम देख चुके हैं। अब हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखेंगे, और सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा क्या? टेंस। क्लियर है? आ जाइए टेंस को समझने का प्रयास करते हैं। अगर मैं बात करूं टेंस की, तो सबसे पहला प्रश्न है कि टेंस होता क्या है? व्हाट इज ए टेंस? टेंस क्या है? और अगर मैं बात करूं टेंस की, दूसरा प्रश्न आपके सामने खड़ा होगा कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेस? टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं? आमतौर पे अब तक आपने पढ़ा होगा कि सर टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला कौन सा? सर प्रेजेंट होता है। दूसरा कौन सा होता है? सर पास्ट होता है। और तीसरा कौन सा होता है? सर फ्यूचर होता है। जानकारी के लिए बता दूं कि आप जो टेंस 3 पढ़ते हैं, वास्तविक रूप से टेंस 3 नहीं होते। टेंस 2 ही होते हैं। पहला प्रेजेंट होता है, दूसरा पास्ट होता है, और तीसरा फ्यूचर होता है। माफी चाहूंगा, फ्यूचर टेंस नहीं होता। फ्यूचर टेंस नहीं होता, केवल टेंस 2 ही होते हैं। अब आपके दिमाग में तुरंत एक सवाल आ जाएगा कि सर फ्यूचर टेंस क्यों नहीं होता? फ्यूचर टेंस क्यों नहीं होता? इसको जानने के लिए हमें यह पढ़ना पड़ेगा कि एक्चुअली में टेंस होता क्या है। टेंस होता है टाइम ऑफ एक्शन। क्या होता है? टाइम ऑफ एक्शन, यानी हमारे द्वारा किया गया कोई भी कार्य वो किस टाइम की कौन से स्टेट में कब ये हो रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? एक्शन बोलेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे? माफी चाहूंगा, टेंस बोलेंगे। समझ पा रहे हैं ना? और अगर कोई एक्शन ही नहीं हो रहा तो वो टेंस नहीं होगा। कहानी क्लियर है? यानी टेंस होता है टाइम ऑफ एक्शन। अब कहेंगे सर एक्शन का मतलब क्या होता है? एक्शन का मतलब जो भी हम कार्य करते हैं ना, जितने भी कार्य करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्शन बोलते हैं। आमतौर पे खाना पीना, उठना बैठना, है ना, नाचना कूदना, भागना खेलना, ठीक है, पढ़ना पढ़ाना, ये सारे क्या है? एक्शन है। एक्शन को बताने का काम कौन करता है? कौन सी चीज एक्शन को डिनोट करती है? एक्शन को बताने का काम करता है मेन वर्ब। कौन बताता है? मेन वर्ब। कहानी क्लियर है? और टाइम को बताने का काम करता है हेल्पिंग वर्ब। कौन सा वर्ब? हेल्पिंग वर्ब। यहां तक की कहानी क्लियर हुई। फ्यूचर जो होता है वो टेंस क्यों नहीं होता? क्योंकि फ्यूचर में एक एक्शन तो होता है, फ्यूचर में एक्शन तो होता है, लेकिन वो एक्शन घटित नहीं होता, वो इंटेंसिव होता है। केवल इरादा होता है कि ऐसा होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे आप समझने का प्रयास करें, मैंने एक एग्जांपल लिखा, मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि फ्यूचर टेंस क्यों नहीं होता। पहला तो समझाने का ये प्रयास कर रहा हूं कि टेंस बनता कैसे। टेंस होता है टाइम ऑफ एक्शन। एक्शन प्लस टाइम दोनों होंगे तभी कोई चीज क्या होगी?
टेंस होगी, अन्यथा टेंस नहीं होगी। फ्यूचर में एक्शन होता तो है, लेकिन एक्शन केवल संभावित होता है, एक्शन होता नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं, मैंने एक एग्जांपल लिखा कि आई शैल टीच यू टुमारो, आई शैल टीच यू टुमारो। अब मुझे इस वाक्य को पढ़ के बताएं कि क्या इस वाक्य को पढ़कर आपको लग रहा है कि मैंने पढ़ाने का कार्य कर दिया? एक्शन कौन सा है इसमें? एक्शन है इसमें टीच। कौन सा? पढ़ाने का कार्य है या नहीं? ये है हमारा एक्शन। क्या एक्शन ये हो चुका है? आपका आंसर नहीं हुआ। इसमें क्या कहा गया है? मैं आपको पढ़ाऊंगा, हो सकता है कल ना भी पढ़ाऊं, हो सकता है पढ़ा भी दूं। यानी अभी जो मैं बोल रहा हूं, मेरा इरादा है कि मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, मेरा पढ़ाने का इरादा है। हो सकता है कल पढ़ाने के लिए मैं उपलब्ध ना हो सकता है पढ़ाने के लिए आप उपलब्ध ना हो सकता है जिस माध्यम से हम पढ़ रहे हैं वो माध्यम उपलब्ध ना हो सकता है पढ़ाने का एक्शन हो ही ना। दैट मीन एक्शन तो हो ही नहीं रहा, केवल एक्शन होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। और जहां एक्शन ही नहीं हो रहा, क्या वो टेंस होगा? वो टेंस नहीं होगा। कहानी क्लियर है? ये तो हुआ हमारा दायरा, हमारी तरफ से हमने एक दायरा बनाने का प्रयास किया, किससे? टेंस की परिभाषा से, कि फ्यूचर टेंस क्यों नहीं होता। कहानी क्लियर है? अब एक और दायरे को समझने का प्रयास करते हैं, ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने का प्रयास करते हैं कि फ्यूचर को क्यों टेंस नहीं माना जाता। बढ़े आगे। देखो टेंस किससे बनता है भाई? टेंस होता क्या है? टाइम ऑफ एक्शन। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, है ना, रोक के पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। मैंने कहा टेंस क्या होता है? टाइम ऑफ एक्शन होता है। क्या बता रहा हूं, समझ पा रहे हैं ना? टेंस तीन नहीं है, फ्यूचर टेंस नहीं होता। पहला हमने कैसे समझा? पहला हमने ये समझा कि इस एक्शन शब्द को हमने लिया, टेंस होता ही है टाइम ऑफ एक्शन, और फ्यूचर में एक्शन होता नहीं बल्कि होने की संभावना व्यक्त की जाती है। और जब तक एक्शन नहीं होगा टेंस नहीं होगा। ये एक दायरे को समझ लिया, जिस दायरे से हमें पता चला कि फ्यूचर टेंस नहीं होता। दूसरे दायरे पे आइए, दूसरा दायरा ग्रामर के अकॉर्डिंग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए टेंस किससे बनता है भाई? टाइम ऑफ एक्शन से। यानी टेंस में दो चीजें होनी चाहिए, पहली क्या? टाइम, दूसरी क्या? एक्शन। दो चीजों से टेंस बनता है, दो में से अगर एक भी चीज नहीं हुई तो टेंस नहीं बनेगा। कहानी क्लियर है? अरे कहानी समझ पा रहे हैं क्या? जैसे देखो, अब टाइम को बताने का काम कौन करता है? अगली स्लाइड पे थोड़ा समझते हैं। आप अगर लिखेंगे तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं जहां भी आपको बेटर लगे। जैसे अगर मैं बात करूं ना टाइम बताने वाली चीज की, तो टाइम बताने वाला एक मेरे पास दायरा है, उस दायरे को मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब। क्या कहा? हेल्पिंग वर्ब। एक्शन बताने वाला मेरे पास दायरा है, जिसे हमने कहा कौन सा वर्ब? मेन वर्ब। सबसे पहले ये समझते हैं कि मेन वर्ब होते कितने प्रकार के हैं, ठीक है ना। साथ साथ नहीं लिखना, साथ साथ नहीं लिखना, बाद में आराम से लिखना, है ना। साथ साथ समय दे दूंगा आपको लिखने का, कोई बात नहीं है। बाद में आप स्लाइड भी आपको सेंड होगी, ये जो क्लास पढ़ा रहा हूँ वो सेंड भी होगी टेलीग्राम पे, आराम से लिख लेना, ठीक है। आ जाओ। तो मैंने कहा मेन वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? टेंस कितनी चीजों से बनता है? दो चीजों से, टाइम और एक्शन से। एक्शन कितने प्रकार का होता है? देखो मेन वर्ब जनरली आपने पढ़ा है ना, तो आपने मेन वर्ब पढ़ा होगा 5 प्रकार का, पढ़ा है ना। आपने पढ़ा होगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, पढ़ा है। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, आगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, कौन सा? फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। और लास्ट फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। ये 5 प्रकार के वर्ब्स पढ़ी होंगी। जैसे एग्जांपल ले लेता हूं मैंने लिखा एक फर्स्ट फॉर्म है वेंट, सेकंड फॉर्म है ना, थर्ड फॉर्म है ना, गो प्लस आईएनजी, गोइंग, फोर्थ फॉर्म है, और मैंने गो के साथ यस लगाया, गोस, फिफ्थ फॉर्म है। कितने फॉर्म्स? 5 फॉर्म्स, ठीक है। पहले इस दायरे को बनाने का प्रयास करते हैं, फिर समझेंगे। देखिए हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करें तो हेल्पिंग वर्ब जनरली कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती है। पहली हेल्पिंग वर्ब होती है डू। कौन सी?
डू। कहानी क्लियर है? डू को आगे डिवाइड किया जाता है 3 फॉर्म्स में। फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, सेकंड फॉर्म, और कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। इस कायदे को समझने का प्रयास कीजिएगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। फर्स्ट फॉर्म कौन सा होता है? सर एक बार जरा चेक करिएगा, यहां से दिखाई दे रहा है क्या? ये दिख रहा है ना? हाँ जी। मैंने कहा जो फर्स्ट फॉर्म होता है डू का, वो होता है डू और डज। फर्स्ट फॉर्म के रूप में हम क्या प्रयोग करते हैं? डू और डज। सेकंड फॉर्म के रूप में हम प्रयोग करते हैं क्या? डिड। और थर्ड फॉर्म के रूप में हम प्रयोग करते हैं डन। कहानी क्लियर हुई? दूसरी जो वर्ब होती है वो होती है कौन सी? है ना। और बी का दायरा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। किस तरीके से? थोड़ा ध्यान से समझें। देखो, हाँ जी, बी का दायरा थोड़ा बड़ा होता है। बी जो है वो अलग अलग फॉर्म्स में काम करता है। इसकी भी क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म होती है इसकी इज, एम और आर। कहानी क्लियर हुई? सेकंड फॉर्म होती है इसकी वाज और वर, ठीक है ना, ये सेकंड फॉर्म है। और थर्ड फॉर्म जो होती है ना इस बी की, वो थर्ड फॉर्म होती है बीन। थर्ड फॉर्म कौन सी होती है? बीन। कहानी क्लियर हुई? इसी तरीके से एक और वर्ब काम करती है जिस वर्ब को हम कहते हैं हैव। कौन सी? एक और वर्ब काम करती है जिसे हम कहते हैं हैव। और हैव का भी अपना एक दायरा है। हैव की भी 3 फॉर्म्स होती हैं, ठीक है ना। यहां लिख दे रहा हूं मैं। हैव की फर्स्ट फॉर्म होती है हैज और हैव। क्या होता है? हैज और हैव। इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है हैड, और जो थर्ड फॉर्म होती है वो भी होती है हैड। क्या होती है? हैड। कहानी क्लियर हुई या नहीं? अब आपको जनरली अगर देखिए ना तो हेल्पिंग वर्ब कितने प्रकार की नजर आई? 3 प्रकार की। पहला डू नजर आया, दूसरा बी नजर आया, और तीसरा हैव नजर आया। और प्रत्येक जो फॉर्म है इसके हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म को समझने का प्रयास किया। हमने मेन वर्ब को समझा कि मेन वर्ब के हमें दायरे कितने दिख रहे हैं? 5। अब जरा इस गौर से इस मेन वर्ब के फॉर्म को देखो। क्या आपको नहीं लग रहा कि कोई ना कोई फॉर्म रिपीट की जा रही है? आप जरा गौर करें और आप इस चौथी फॉर्म पे आए तो आप पाएंगे कि फर्स्ट फॉर्म के साथ मैंने क्या किया हुआ है? आईएनजी जोड़ा हुआ है। कहानी क्लियर है? आप पाएंगे कि जो फोर्थ फॉर्म है, माफी चाहूंगा फिफ्थ फॉर्म है, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस जोड़ा हुआ है। मुझे बताएं कि कायदे से इस फोर्थ फॉर्म को और फिफ्थ फॉर्म को मैं क्या कंसीडर करूं? क्या ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है? ये फर्स्ट फॉर्म ही है। इसमें हमने कंटिन्यूटी बताने के लिए आईएनजी का यूज किया। इसमें हमने वर्ब को सिंगुलर करने के लिए एस या ईएस का यूज किया। कायदा मुझे ये नजर आया कि सर ये वास्तविक रूप से अलग से कोई फॉर्म नहीं है, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही है। कहानी क्लियर हुई? यानी कितनी वर्ब्स कम हुई? 2 वर्ब्स कम हुई। कहानी क्लियर हुई? कितनी वर्ब नजर आई? 3 वर्ब। ठीक है, अब ध्यान से समझना। जहां भी आप बात करते हैं ना प्रेजेंट की, इसकी बात करते हैं, जैसे आप थर्ड फॉर्म जो आपको दिख रही है, ये थर्ड फॉर्म जो मैंने लिखा हुआ है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। पहले हमारे पास 5 थी, अब हमारे पास कितनी हुई? 3 ही हुई। चौथी और पांचवी तो फॉर्म होती नहीं है, हम उसको बना लेते हैं ग्रामर के नियमों को पूरा करने के लिए, है ना। कंटिन्यूटी बताने के लिए आईएनजी का यूज करते हैं, वर्ब को एक वचन करने के लिए एसएस का यूज करते हैं। कायदा मुझे ये नजर आया कि वास्तविक रूप से ये वर्ब और ये दोनों वर्ब एक ही है, यानी ये फर्स्ट फॉर्म ही है। कहानी क्लियर हुई? 5 से वर्ब्स कितनी हुई? 3। आप अगर किसी अच्छी बुक को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वास्तविक रूप से कायदे से थर्ड फॉर्म नाम की कोई वर्ब होती ही नहीं है। थर्ड फॉर्म नाम की कोई वर्ब नहीं होती। इट इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। क्या कहलाता है? पास्ट पार्टिसिपल। थर्ड फॉर्म को क्या कहा जाता है? अगर किसी अच्छी किताब को पढ़ेंगे ना, वो लिखेगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और पास्ट पार्टिसिपल। क्या लिखेगा? वास्तविक रूप से कायदा ये कहता है कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता ही नहीं है, ये क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल होता है। कौन सा? पास्ट पार्टिसिपल होता है। कहानी क्लियर हुई? पार्टिसिपल क्या होता है भाई? पार्टिसिपल होता है एडजेक्टिव्स। क्या होता है? एडजेक्टिव होता है अपने आप में, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म विशेषण का काम करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। ये वर्ब एडवांस का एक टॉपिक है
है ना, हम जरंड पढ़ेंगे, जरंड के बाद पार्टिसिपल पढ़ेंगे, टू इन्फिनिटी पढ़ेंगे, वहां दायरा आपका ये कवर हो जाएगा। लेकिन आप किसी अच्छी किताब को उठाएंगे तो आप पाएंगे कि थर्ड फॉर्म नाम की कोई वर्ब नहीं होती। ये पास्ट पार्टिसिपल होता है और पास्ट पार्टिसिपल दो काम करता है। ये जनरली किसका काम करता है? एडजेक्टिव का काम भी करता है, थर्ड फॉर्म का काम भी करता है। कहानी क्लियर है? और हम इसको किसके रूप में काम करवाते हैं? एक तो किसके रूप में, किसके रूप में भाई? एडजेक्टिव के रूप में। कहानी क्लियर है? और अगर इसी को हम एक्शन के रूप में प्रयोग करें तो कहां प्रयोग होता है? परफेक्ट में प्रयोग होता है। किसमें? परफेक्ट में प्रयोग होता है। यदि आपको किसी वाक्य में ये बताना है कि कोई काम हो चुका है, कंप्लीटनेस ऑफ वर्क बताना है, तो वहां किसका प्रयोग किया जाता है? थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। थर्ड फॉर्म अलग से नहीं होती। शुद्ध रूप से वर्ब कितनी होती हैं? दो ही होती हैं। कौन सी? फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म। अब ये बताएं कि अगर वर्ब दो होती है तो क्या पॉसिबल है कि टेंस तीन हो? मॉडर्न ग्रामरियन मानते हैं कि फ्यूचर को टेंस इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि फ्यूचर के लिए अलग से कोई मेन वर्ब नहीं होता। हम फ्यूचर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही कायदे से प्रयोग करते हैं। और फर्स्ट फॉर्म किसके लिए होता है? जनरली बेस फॉर्म किसके लिए होता है? प्रेजेंट के लिए होता है। कहानी क्लियर है? यानी हमारे मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर को अगर पढ़े तो फ्यूचर को इसलिए टेंस नहीं माना जाता कि फ्यूचर के लिए अलग से कोई वर्ब डिसाइड नहीं होती। कहानी क्लियर? कोई दिक्कत? क्या समझा हमने? हमने सबसे पहले ये समझने का प्रयास किया है, इस कायदे को समझने का प्रयास किया है कि टेंस के कितने प्रकार होते हैं। टेंस के प्रकार दिखने में तीन है ना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन कायदे से टेंस दो ही प्रकार के होते हैं, फ्यूचर टेंस नहीं होता। फ्यूचर टेंस नहीं होता, इसको साबित करने के लिए पहला कायदा हमने क्या समझा? इसी टेंस की परिभाषा को लिया। टेंस बनता है टाइम ऑफ एक्शन से। एक्शन और टाइम होगा तो टेंस होगा, अन्यथा नहीं होगा। कहानी क्लियर है? फिर हमने एक एग्जाम्पल का सहारा लिया। मैंने एग्जाम्पल लिखा, आई शैल टीच यू टुमारो, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। इस सेंटेंस को पढ़कर आपको नजर आया कि पढ़ाने का केवल इरादा है, पढ़ाने का कार्य वो नहीं रहा, और एक्शन नहीं हो रहा तो टेंस नहीं होगा। कहानी क्लियर है? पहला दायरा एग्जाम्पल से समझने का प्रयास किया। दूसरा हमने समझने का प्रयास किया फ्यूचर को टेंस क्यों नहीं माना जाता, क्योंकि फ्यूचर के लिए अलग से कोई मेन वर्ब नहीं होती। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में दो ही प्रकार की वर्ब होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म नाम की कोई वर्ब नहीं होती। थर्ड फॉर्म होता है पास्ट पार्टिसिपल। वो पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम भी करता है, और एक्शन अगर बताए तो किसको बताता है? कंप्लीटनेस ऑफ वर्क को बताता है, कंप्लीट हुए एक्शन को बताने का काम करता है। और फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म नाम की वर्ब होती नहीं है। फर्स्ट फॉर्म को ही क्या किया जाता है? ग्रामर के अकॉर्डिंग क्या करने के लिए, रूल को सेटिस्फाई करने के लिए हम आईएनजी लगा देते हैं, फिर ऐसे इसका प्रयोग करते हैं। कहानी क्लियर हुई? कोई दिक्कत? फ्यूचर टेंस नहीं होता। लेकिन अगर आप यूज की बात करेंगे, हमें आगे एक्टिव पैसिव पढ़ना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी पढ़ना है। कायदे से सेंटेंस को छोड़ तो नहीं सकते, फ्यूचर को छोड़ नहीं सकते। टेंस नहीं होता, ठीक बात है, लेकिन टेंस में नहीं पढ़ेंगे ऐसा मैंने नहीं कहा, और ऐसा हमें करना भी नहीं है। टेंस में पढ़ेंगे, टेंस में हमेशा पढ़ेंगे। कहानी क्लियर है? टेंस में कैसे काम करता है, लेकिन इतना समझे कि ये टेंस होता नहीं है, ठीक है। इसके हेल्पिंग ऑफ वर्ब हम पढ़ेंगे, लेकिन कैसे? सिर्फ और सिर्फ हमारे आगे के पोर्शन में काम करने के लिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए, एक्टिव पैसिव के लिए। लेकिन टेंस फ्यूचर नहीं होता। ठीक, एक बार फ्यूचर टेंस नहीं होता, इतना समझाने के बाद इस कहानी को मैं यहाँ रोक रहा हूँ, टेंस पे आगे बढ़ रहा हूँ। आगे बढ़ो, चलिए अब समझें आप। अब देखो होता क्या है ना, जब आप टेंस की बात करते हैं तो प्रत्येक टेंस के क्या होते हैं? प्रत्येक टेंस के चार भाग होते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। फ्यूचर टेंस नहीं होता। क्यों नहीं होता? दो कायदों से हमने समझा। पहला तो फ्यूचर के लिए अलग से कोई मेन वर्ब नहीं होती। दूसरा, फ्यूचर में कभी भी एक्शन नहीं होता, फ्यूचर में केवल इंटेंशन होता है। कहानी क्लियर हुई? चलिए आगे समझते हैं टेंस के प्रकार कितने होते हैं, सब टाइप्स कितने होते हैं। जनरली टेंस के सब टाइप्स की बात करें ना, तो आपको प्रत्येक टेंस के सब पार्ट्स मिलेंगे। कितने कितने मिलेंगे? चार मिलेंगे। कितने? चार। पहला कौन सा? पहला होता है इंडेफिनिट। कौन सा? इंडेफिनिट। दूसरा कॉन्टिन्यूस। तीसरा परफेक्ट, माफी चाहूंगा, तीसरा परफेक्ट, है ना, ये सी लिख दिया हमने। तीसरा होता है परफेक्ट और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूस। ये चारों के चारों जो सब पार्ट्स हैं आपको सभी टेंसेस में मिलेंगे।
ठीक है ना। कैसे, जैसे अगर मैं समझाने का प्रयास करूं तो यहां इस कायदे को अब समझें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट भी होता है, होता नहीं होता, अरे होता है नहीं होता, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी होता है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस भी होता है, कौन सा होता है, कंटिन्यूस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट भी होता है, ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी आपको मिलेगा। कहानी क्लियर है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस। ध्यान कीजिए सारे के सारे जो टाइप है ना ये सभी टेंसेस में होते हैं, यानी अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट भी होगा, समझ पा रहे हैं ना। और अगर मैं 1 मिनट के लिए फ्यूचर को टेंस कंसीडर करूं पढ़ने की दृष्टि से तो फिर फ्यूचर इंडेफिनिट भी होगा, समझ पा रहे हैं ना, फ्यूचर इंडेफिनिट भी होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस भी होगा, समझ पा रहे हैं। फ्यूचर को अगर मैं कंसीडर करूं टेंस में तो फ्यूचर कंटिन्यूस भी होगा, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट भी होगा और फ्यूचर परफेक्ट भी होगा, ठीक है। आगे बढ़े। सर कितने होते हैं टेंस के प्रकार, उपभाग कितने होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, हाँ उपभाग कितने होते हैं, 4 होते हैं। 4 नहीं होते, 3 ही होते हैं। क्यों होते हैं ध्यान से समझे, है ना। गलत पढ़ा है आपने, देख लीजिए। हाँ जी, कितने होते हैं, सब पार्ट्स 3 ही होते हैं, ठीक है ना। कैसे होते हैं ध्यान से समझे। वास्तविक रूप से इंडेफिनेट जो होता है ना, पहली कंडीशन तो बहुत सारी बुक्स जो है ना इसको लिखती है इंडेफिनेट या लिखती है सिंपल। क्या लिखती है, या तो लिखिए इंडेफिनेट या ये कहलाता है क्या, सिंपल। इसे सिंपल क्यों कहा जाता है, इंडेफिनेट क्यों कहा जाता है, ठीक है ना। सबसे पहले ये समझिए इंडेफिनेट क्यों कहा जाता है। इंडेफिनेट इसलिए कहा जाता है क्यों, जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं, प्रेजेंट का एग्जांपल ले लें। जैसे मैंने एक एग्जांपल बोला आपके सामने, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ध्यान से सुने, इस पे समझिए आप। देखिए मैंने लिखा आई गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूं। ये क्या है भाई, मेरा रूटीन एक्शन है। सुबह जल्दी उठना मेरा क्या है, रूटीन एक्शन है। अब मुझे बताएं, जैसे एक एग्जांपल और लिखा मैंने, एक एग्जांपल जो हम पहले पढ़ चुके हैं, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है या पूर्व दिशा से उदय होता है। अब मुझे बात बताएं कि क्या ये दोनों सेंटेंस टाइम बाउंडेड है। मैंने कहा कि मैं सुबह जल्दी उठता हूं, आज भी जल्दी उठा हूं, कहने का मतलब ये है कल भी जल्दी उठा था और मेरी रूटीन है तो मैं आने वाले कल भी जल्दी उठूंगा। यानी ये टेंस ना तो प्रेजेंट की बात कर रहा, ना ये पास्ट की बात कर रहा, ना ये फ्यूचर की बात कर रहा, ये तीनों टाइम की बात कर रहा है। ये व्यक्ति, उठने वाला व्यक्ति कल भी जल्दी उठा था, आज भी जल्दी उठा है और कल भी जल्दी उठेगा। पढ़े, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य कल भी पूर्व दिशा से उदय हुआ था, आज भी पूर्व दिशा से उदय हुआ है और कल भी पूर्व दिशा से ही उदय होगा। दैट मीन ये सेंटेंसेस टाइम बाउंडेड नहीं है, समय इनको निश्चित नहीं करता, इसमें इसका एक्शन टाइम से निश्चित नहीं होता, और जो निश्चित नहीं वो अनिश्चित, और अनिश्चित को कहा जाता है साथियों इंडेफिनिट। क्या कहा जाता है, कहानी क्लियर है, कोई दिक्कत। सिंपल क्यों कहा जाता है, सिंपल इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी होती। यानी आपको, आपका एक झंझट खत्म है, कौन सा, आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ सब्जेक्ट को एग्री नहीं करवाना पड़ेगा। सिंपल सब्जेक्ट रख दीजिए, वर्ब रख दीजिए, ऑब्जेक्ट रख दीजिए, इसलिए क्या बोला जाता है, सिंपल बोला जाता है। कहानी क्लियर। इंडेफिनिट क्यों बोला जाता है इसे, क्योंकि ये
टाइम बाउंडेड नहीं होता, इसमें एक्शन डेफिनेट नहीं होता। कहानी क्लियर है। दूसरा लिखा कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस क्यों कहा जाता है? किसी भी एक्शन को कंटिन्यू होते हुए बताया जाता है, किसी भी एक्शन को कंटिन्यू होते हुए बताया जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? कॉन्टिन्यूस कहा जाता है। तीसरा, कोई एक्शन क्या हो गया? पूरा हो गया, है ना। कोई एक्शन क्या हो गया? पूर्ण हो गया, पूरा हो गया, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? परफेक्ट कहा जाता है। गॉट माय पॉइंट? एक एक्शन पूरा हुआ, एक एक्शन हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है ना, रूटीन में हो रहा है, और एक एक्शन चल रहा है ना। कहानी क्लियर है? कहानी समझ में आई या नहीं है? अब ध्यान से समझना कि ये जो चौथा टेंस है ये बनाया जाता है। बनाया क्यों जाता है? ध्यान से समझें। मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैं पढ़ा रहा हूं। मैं पढ़ा रहा हूं, किसको बता रहा है? किसको बता रहा है? कंटिन्यूटी को बता रहा है। मैंने कहा मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता हूं, किसको बता रहा है? मेरी रूटीन हैबिट को बता रहा है। समझ पा रहे हैं? और मैंने कहा पढ़ा चुका हूं, मैं पढ़ा चुका हूं, किसको बता रहा है? समझ पा रहे हैं ना सारे लोग क्या बता रहा हूं मैं पढ़ा चुका हूं। इसमें बताया जा रहा है कि मेरे पढ़ाने का काम हो चुका। इस सेंटेंस में बताया जा रहा है कि मैं, मेरी नित्य क्रिया है, मैं आज भी पढ़ाता हूं, कल भी पढ़ाऊंगा, और शायद कल भी मैंने पढ़ाया था, है ना। और ये क्या कह रहा है? मैं पढ़ा रहा हूं। अब मुझे ये बताइए, अगर मैं ये कहना चाहता हूं आपके सामने, मैं दबाव देना चाहता हूं कि मैं काम कर रहा हूं, लंबे टाइम से काम कर रहा हूं, तो क्या इनमें से कोई भी ऐसा सेंटेंस है ये बताए कि मैं पढ़ाने का काम कब से कर रहा हूं? इसने कहा पढ़ाने का काम खत्म हो चुका, इसने कहा पढ़ाने का काम हो रहा है ना। पढ़ाने का काम हो रहा है, कल भी हुआ था, आज भी हुआ है, और शायद कल भी हो। और ये क्या 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 कह रहा है? अभी भी पढ़ाने का काम जारी है। लेकिन ये पढ़ाने का काम शुरू कब हुआ? कौन सा टेंस बता रहा है? आपको नजर आया कि पढ़ाने का काम शुरू कब हुआ? ना तो इंडेफिनिट बता रहा है, ना कंटिन्यूस बता रहा है, ना परफेक्ट बता रहा है। कहानी क्लियर है? यदि मुझे किसी भी कंटिन्यू एक्शन की स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन को बताना हो कि वो एक्शन शुरू कहां से हुआ, तो मुझे क्या करना पड़ता है? एक नया टेंस बनाना पड़ता है। आप ध्यान से समझे। इसी सेंटेंस को यदि मैं लिखूं, इसी सेंटेंस को मैं लिखूं कि मैं पिछले सोमवार से पढ़ा रहा हूं। कुछ कहानी समझ में आई? मैं पिछले सोमवार से पढ़ा रहा हूं। कब से पढ़ाना शुरू किया? मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं। सुबह की जगह आप सोमवार की जगह सुबह कर सकते हैं सर। सोमवार की जगह सुबह कर सकते हैं। हाँ, मैं बता दूंगा आपको, एक बार थोड़ी क्लास चल रही रिकॉर्डेड बता दूंगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं, हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये पढ़ा वैसे बता दिया मैंने, आपने ध्यान नहीं दिया, आप काम कर गए। चलो देखो आगे देखो, मैंने पिछले सोमवार से, हाँ मैं पिछले सोमवार से पढ़ा रहा हूं। इसमें आपको पता चल रहा है कि पढ़ाने का काम कब से शुरू किया? सोमवार से। कहानी क्लियर हुई? अब आप कहेंगे ठीक है सर, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन बताने के लिए, किसी काम का शुरुआती बिंदु बताने के लिए हमने नया टेंस बनाया। कौन सा? परफेक्ट कंटिन्यूस। पर सर इसे परफेक्ट कंटिन्यूस क्यों कहा जाता है? आप तो कह रहे हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बता रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बताने का काम तो अभी भी चल रहा है, तो कंटिन्यू तो ठीक बात, परफेक्ट कैसे हुआ? ध्यान से सुने, समझने का प्रयास करें। जैसे आज तारीख है कौन सी? 21 मार्च 2024, एग्जैक्टली यही है, 21 मार्च, है ना। कौन सी? 2024। बज रहे हैं कितने? कितने बज रहे हैं? चलो समय को छोड़ दो, दिन आज बता दो क्या है। आज क्या है? थर्सडे, यानी गुरुवार है, यही तो बात है। ठीक है, अब एक बात बताएं, मैं जिस एक्शन की बात कर रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं, इसका वर्तमान बिंदु ये है ना। मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूं, दैट मीन अब यहां तो हो ही रहा है ये कार्य, आगे भी होगा, अभी तो कंटिन्यू है ना, खत्म तो नहीं हुआ।
कहानी क्लियर है? अब मुझे ये बताएं कि गुरुवार आ गया और मैंने पढ़ाना शुरू कब से किया था? सोमवार से। मुझे ये बताएं कि क्या सोमवार से शुरू करके यहां तक का एक्शन मैंने कंप्लीट नहीं कर लिया? ये जो कार्य है, जो मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूं, इसका कुछ पार्ट कंप्लीट हो चुका है। कहानी क्लियर है? और ये पूरा भी नहीं हुआ, अभी भी आगे चल रहा है। आगे जो चल रहा है, दिस इज कॉल्ड कौन सा? कॉन्टिन्यूस। और जो पूरा हो गया, दिस इज कॉल्ड परफेक्ट। कहानी क्लियर है? चौथा सब पार्ट होता नहीं, बनाया जाता है। किसके लिए? किसी भी कंटिन्यू एक्शन के स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए। जब आप स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम बताते हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम से लेकर अब तक का जो पॉइंट ऑफ टाइम है वो क्या हो जाएगा? परफेक्ट। और अब तक के पॉइंट ऑफ टाइम से लेकर कार्य खत्म होने तक क्या हो जाएगा? कंटिन्यू। कहानी क्लियर है? और इन दोनों को मिलाकर बनाया परफेक्ट कंटिन्यूस। ये साबित हो गया कि क्या नहीं होता, क्या नहीं होता? चौथा पार्ट नहीं होता। एग्जाम्पल से समझ लिया हमने। दूसरा, आप ये भी समझें, हमने यहाँ दो दायरों को समझा है। मैं दो तरीके से और एक और तरीका बताता हूं कि आपको टेंस के चार पार्ट नहीं होते, सब पार्ट नहीं होते। देखो, एक ध्यान से समझना है आपको, इस बिंदु को समझना ये है कि भाई हमने जो वर्ब समझे, ये जो टाइम है ना, टाइम हमेशा बताता है टेंस के सब पार्ट्स को। किसको बताता है? टेंस के सब पार्ट्स को। सब पार्ट समझ पा रहे हैं ना? जो अभी अपन ने लिखा है, कौन सा? इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, उसको बताता है टाइम। टाइम मतलब कौन? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसको बताती है? सब पार्ट को। बात पल्ले पड़ी? ठीक है। और जो मेन वर्ब होती है वो किसको बताती है? सब पार्ट को नहीं। कौन से पार्ट को? मेन पार्ट को। यही तो समझा हमने। मेन वर्ब कितनी? दो। तो मेन पार्ट कितने? दो। देखिए जरा, हेल्पिंग वर्ब कितनी? तीन। तो सब पार्ट भी तीन ही होते हैं। कहानी क्लियर हुई? ये हमने क्या समझा? ये हमने समझा टेंस का जनरल इंट्रोडक्शन। क्या समझा? जनरल इंट्रोडक्शन हमने समझने का प्रयास किया। हमने समझा कि टेंस कितने नहीं होते? टेंस तीन नहीं होते, टेंस दो ही होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर टेंस नहीं होता। इसके दो दायरों को हमने समझा क्यों टेंस नहीं होता। और टेंस के सब पार्ट्स चार नहीं होते, तीन ही होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, और चौथा हमने बनाया परफेक्ट कंटिन्यूस। उसको परफेक्ट कंटिन्यूस क्यों कहा जाता है ये भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूस में एक कार्य का आधा भाग खत्म हो चुका है, आधा भाग चल रहा है। कहानी क्लियर? आगे बढ़े, कोई दिक्कत? चलिए, अब मैं आपको बनाना सिखा रहा हूं टेंस के हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। आपके पास दो विकल्प हैं। पहला विकल्प ये कि आपको सभी टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब और वर्ब लिख के दिए हुए हैं, ठीक है ना? सभी टेंस के हेल्पिंग वर्ब और वर्ब लिख के दिए हुए। ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ ये है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का प्रयोग होता है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज हैव के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो डिड आएगा, और डिड नहीं आए तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। पास्ट कंटिन्यूस में वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आईएनजी का प्रयोग होता है। परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। फ्यूचर इंडेफिनिट मैंने कहा टेंस नहीं होता, लेकिन हमें आगे एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट को कंसीडर करते हुए फ्यूचर को टेंस की तरह पढ़ना है, इसलिए फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल और विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कंटिन्यूस में शैल बी विल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और फ्यूचर परफेक्ट में शैल विल के साथ है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में शैल विल हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। एक तरीका तो ये कि रट ले, तो दूसरा तरीका ये कि आपको रटना ना पड़े, आपको पता हो कि ये दायरा आया कहां से। प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैं डू या डज का प्रयोग क्यों करता हूं? मैं तो नहीं करता, मैं तो कहूं कि मेरा तो मन कर रहा है डिड प्रयोग करूंगा, है ना मुदित, है ना? मैं ये कह रहा हूं कि मैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में डिड प्रयोग कर दूं, डिड प्रयोग कर दूं, क्या गड़बड़ हो जाएगी? समझ पा रहे हैं? क्या गड़बड़ हो जाए यदि मैं परफेक्ट कंटिन्यूस में बीन नहीं लगाऊं?
समझ पा रहे हैं? क्या गड़बड़ हो जाए अगर इज एम आर पास्ट कंटिन्यूस में लगा दूं? समझ पा रहे? एक तरीका तो रटने वाला, एक तरीका समझने वाला है। क्या चाहते हैं, रट लेंगे या समझना चाहेंगे? बनाने का, टेंस के स्ट्रक्चर को बनाने का दायरा शुरू करते हैं। इसके लिए मुझे आपका ध्यान बहुत ही एकाग्रता से बोर्ड पे चाहिए, है ना? कोई भी चीज नहीं समझ में आए तो आप बीच में रोकेंगे और पूछेंगे। आप भी जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, देखेंगे, अगर कोई प्रकार का डाउट हो किसी तरीके का तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, ताकि मैं आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकूं। शुरू करें। सबसे पहले हमने समझा टेंस 2 प्रकार के, उसके बाद टेंस के सब पार्ट कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। फ्यूचर टेंस नहीं होता और परफेक्ट कंटिन्यूस सब पार्ट नहीं होता। मेन वर्ब जनरली 2 ही होती हैं, फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म, और हेल्पिंग वर्ब 3 होती हैं। कौन सी? डू, बी और हैव। गॉट माय पॉइंट? चलिए अब हम एक नए कायदे को समझने का प्रयास करते हैं अगली स्लाइड से। किस कायदे को? टेंस के हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को बनाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, आ जाइए समझते हैं। इसको बनाने के लिए आपको 5 रूल्स को ध्यान में, 5-6 रूल्स में लिख रहा हूं, उनको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना? ये रटने नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएंगे। रूल्स क्या रूल्स है, क्या कायदे हैं? कायदा नंबर फर्स्ट, कायदा नंबर फर्स्ट, देखो कहीं भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए, कौन सी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए, या कहीं भी प्रेजेंट नजर आए तो प्रेजेंट में हमेशा आपको कौन सी फॉर्म रखनी है? फर्स्ट फॉर्म रखनी है। प्रेजेंट के लिए हमेशा फर्स्ट फॉर्म। गॉट माय पॉइंट? ठीक है। कायदा नंबर 2, अगर कहीं भी पास्ट लिखा हुआ नजर आए, क्या पास्ट लिखा हुआ नजर आए, तो आपको कौन सी वर्ब यूज करनी है? सेकंड फॉर्म यूज करनी है। कहानी क्लियर हुई? कोई दिक्कत? ठीक है। कहीं भी आपको कंटिन्यूस लिखा हुआ है तो आपको वहां फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या कर देना है? आईएनजी का प्रयोग कर देना है। कहानी क्लियर है? कहीं भी आपको परफेक्ट लिखा हुआ नजर आए तो आपको वहां क्या कर देना है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करना है। कहानी क्लियर? आगे बढ़े। कहीं भी बी लिखा हुआ है तो बी के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को लगाना है। कहानी क्लियर हुई? कोई दिक्कत? एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, टेंस के मेन पार्ट, कौन से? टेंस के मेन जो पार्ट है उनको कौन बताने का काम करता है? मेन वर्ब। कहानी क्लियर है? और टेंस के सब पार्ट्स को बताने का काम कौन करता है? कौन? हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है? हेल्पिंग वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कौन कौन से? डू, बी और हैव। मेन वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? जनरली 2 प्रकार के, फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म। एक फॉर्म होती है थर्ड, लेकिन थर्ड फॉर्म किसके लिए प्रयोग की जाएगी? परफेक्ट के लिए। किसके लिए? परफेक्ट के लिए। कहानी क्लियर हुई या नहीं हुई? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, आगे बढ़े, आ जाओ। एक एक टेंस का नाम लिखूंगा और नाम के साथ टेंस के हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को बनाने का प्रयास करेंगे। देखो सबसे पहले मैंने लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या लिखा? प्रेजेंट कौन सा? इंडेफिनिट। मुझे नहीं पता कि यहाँ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए और कौन सा वर्ब आना चाहिए। बस एक चीज और ध्यान रखें, एक मैंने दायरा यहाँ छोड़ा। एक चीज इंपॉर्टेंट बात याद रखना, टेंस तब तक नहीं बन सकता जब तक टाइम और एक्शन दोनों न आ जाए। टेंस तब तक नहीं बनता जब तक टाइम और एक्शन दोनों न आ जाए। एक्शन को बताने का काम कौन करता है? मेन वर्ब। टाइम को बताने का काम कौन करता है? हेल्पिंग वर्ब। इतना दायरा समझ में आया नहीं आया? कोई दिक्कत? आ जाइए अब समझने का प्रयास करते हैं। कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट।
ठीक है, मुझे कुछ नहीं पता कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, कौन सा मेन वर्ब आएगा। मुझे ये पता है कि टेंस बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टेंस बनाने के लिए मुझे यूज करना पड़ेगा टाइम ऑफ एक्शन, यही तो बात है ना, टाइम ऑफ एक्शन। टाइम और एक्शन में ले लूंगा तो क्या बन जाएगा, टेंस बन जाएगा। कहानी क्लियर? अच्छा, प्रेजेंट लिखा है, कौन सी वर्ब लगा दूं प्रेजेंट के लिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कहानी क्लियर? कोई दिक्कत? कौन सी वर्ब आई, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब? किसको पूरा किया, एक्शन को या टाइम को? एक्शन को। मेन वर्ब एक्शन बताता है ना, या एक्शन मेन वर्ब को बताता है। कहानी क्लियर है? और एक्शन से तो टेंस बनता नहीं, क्या लगाना पड़ेगा, टाइम। टाइम के लिए क्या लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब। क्या लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब। एक और दायरा आप समझे, है ना, यहाँ हमने 4 पार्ट्स को समझा, और मुख्यतः हमने पार्ट्स कितने किए, 3 पार्ट्स किए थे। कौन कौन से? अभी हमने टेंस के पार्ट बनाए थे ना, कहाँ बनाए थे वो, एक मिनट, याद है क्या अपन ने वो? कोई बात नहीं, यहां देख लो, यहां बता देता हूं। एक्शन हमें लगाना है, एक्शन हमने लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टाइम लगाना है। टाइम कैसे आता है, टाइम को कौन बताता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब टेंस के कौन से पार्ट को बताती है, सब पार्ट को या मेन पार्ट को? सब पार्ट को। सब पार्ट कितने होते हैं, 3। पहला कौन सा, कौन सा, इंडेफिनिट कहीं भी लिखा जाए दीजिएगा, कंटिन्यूस कहीं भी लिखा जाए क्या लगा दीजिए, ठीक है। परफेक्ट कहीं भी लिखा जाए क्या लगा दीजिए, हैव लगा दीजिए। 3 ही तो होते हैं, चौथा तो होता ही नहीं है। चौथा तो परफेक्ट कंडीशन बनाया जाता है, कैसे बनेगा उसकी भी बात करेंगे। अब देखो, मैंने एक्शन ले लिया, अकेले एक्शन से टेंस नहीं बनेगा, क्या लेना पड़ेगा, टाइम भी लेना पड़ेगा। अब बताइए यहाँ सब पार्ट कौन सा है, तो टाइम तो इसके अकॉर्डिंग लगाऊंगा, इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, डू। अब या डू के साथ और भी कुछ आए, मैंने कहा सर डू जो होता है ना, डू अकेला काम नहीं करता, डू की तो 3 फॉर्म्स होती हैं। कौन कौन सी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म डू और डज होती है, सेकंड फॉर्म डिड होती है, थर्ड फॉर्म डन होती है। और अब सर मुझे कुछ नहीं पता, मुझे इतना पता है कि यहाँ प्रेजेंट है, और प्रेजेंट में केवल कौन सी फॉर्म रखनी होती है, फर्स्ट फॉर्म रखनी होती है। फर्स्ट फॉर्म के लिए क्या पिक करूंगा, डू और डज। गॉट माय पॉइंट? और डू के साथ मैंने क्या प्रयोग किया, डज। कहानी क्लियर है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट फॉर्म क्यों, क्योंकि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है, ठीक है ना। इसमें डू का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, क्योंकि ये सब पार्ट कौन सा है, इंडेफिनिट है ना। और डू का फर्स्ट फॉर्म डू या डज प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये सब पार्ट कौन सा है, इंडेफिनिट तो है लेकिन टेंस प्रेजेंट है। प्रेजेंट में हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। कहानी क्लियर हुई? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, आ जाइए दूसरे पे चलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट पे। पास्ट इंडेफिनिट मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बनाना है टेंस 2 चीजों से। समझ आ रहा है ना सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है मुदित? चलो, मुझे बनाना है टेंस 2 चीजों से, टाइम से और एक्शन से। यही तो है, टाइम लगता है मेन पार्ट के अकॉर्डिंग, एक्शन मेन पार्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। मेन पार्ट कौन सा है, पास्ट है, और पास्ट के लिए कौन सी फॉर्म लगाऊंगा, मेन वर्ब की। गॉट माय पॉइंट? कोई दिक्कत नहीं है। सब पार्ट कौन सा है, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट के लिए कौन सी वर्ब आनी चाहिए, डू की कोई वर्ब आनी चाहिए। अब डू की कौन सी वर्ब लगाऊं, क्यों, हाँ, डू की सेकंड फॉर्म है यहाँ पे डिड, है ना। मुझे पता है पास्ट है, और पास्ट में अगर डू लगा दूंगा गलत हो जाएगा, डू फर्स्ट फॉर्म है, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, सेकंड फॉर्म लगाना पड़ेगा। यहाँ क्या, डिड। कहानी क्लियर? एक्शन, टाइम पूरा हुआ, एक्शन पूरा हुआ, टेंस पूरा हुआ, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस डिड। अब कायदा ये कहता है, बहुत सारे सेंटेंसेस आपको कहते हैं कि सर अगर आप पास्ट इंडेफिनिट की बात करो, या तो सेकंड फॉर्म लगाओ, कौन सी फॉर्म, या तो सेकंड फॉर्म लगाओ, और या फिर अगर सेकंड फॉर्म नहीं लगा रहे आप, है ना, अगर आप डिड लगा रहे हैं तो डिड के साथ कौन सी फॉर्म लगाओ, फिर सेकंड फॉर्म नहीं लगा सकते, डिड के साथ कौन सी फॉर्म लगानी पड़ेगी, फर्स्ट फॉर्म। अरे भैया दिक्कत तो ये है कि मैं डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ही क्यों लगाऊं,
सेकंड फॉर्म क्यों नहीं लगा सकता? क्यों नहीं लगा सकता? आप इस बात को समझें। मैं अब देखिए, ये पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है नहीं पढ़ा हुआ? पास्ट इंडेफिनिट में या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, अगर आप डिड का प्रयोग कर देंगे, डिड के साथ कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं आती। क्यों नहीं आती? इसलिए नहीं आती, आप इसको देखें कि ये सेकंड फॉर्म है और डिड ऑलरेडी खुद क्या है? सेकंड फॉर्म है। यदि आपने डिड को सेकंड फॉर्म में रख दिया तो आपको पास्ट की कमी पूरा करने के लिए सेकंड फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है। फिर एक फॉर्म को किसमें चेंज कर दीजिए? किसमें? फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर दीजिए, क्योंकि सेकंड फॉर्म की पूर्ति किसने कर दी? डिड ने। यही कारण है कि पास्ट इंडेफिनिट में डिड के साथ क्या आता है? डिड आ जाए तो सेकंड फॉर्म की पूरी पूर्ति उसने कर दी डिड ने, फिर उसके साथ कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। कहानी क्लियर है? और अगर डिड नहीं आ रहा फिर कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म। क्योंकि अगर डिड नहीं आ रहा तो फिर सेकंड फॉर्म नहीं आई, पास्ट को पूरा करने के लिए सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी। कहानी क्लियर है? और डिड आ गया तो डिड ने सेकंड फॉर्म की पूर्ति कर दी, फिर आप कौन सी फॉर्म लगा सकते हो? बेस फॉर्म लगा सकते हो, फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हो। कहानी क्लियर हुई? कोई दिक्कत? हमें तो नहीं हो सर क्लास का टाइम हो गया। चलिए, यहां तक की कहानी क्लियर हो गई क्या? ये हम क्या कर रहे हैं भाई? टेंस के स्ट्रक्चर्स को बनाने का काम कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं यहां तक की कहानी आपको बहुत बेहतर ढंग से क्लियर हुआ होगा। हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं? समझ पा रहे हो? अगर रटना है तो आप रट सकते हैं, अगर समझना है तो आप समझ सकते हैं। एक बार इसको अगर आराम से आपने समझ लिया कैसे कौन चीज अप्लाई कर रहा हूं, तो टेंस का नाम लेते ही आपको हेल्प होगा और वो परमानेंटली याद हो जाएंगे, कभी आप भूलेंगे नहीं। तो शर्त यह है कि आपको क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। कहानी क्लियर है? रटना नहीं है, रटना मना है। ठीक है? आशा करता हूं कि आप लोगों को भी सारी चीजें बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आई होगी। यदि किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। निश्चित तौर पे आपकी जो बात है, आपके जो सवाल है, उनका जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं कल एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ, टेंस के आगे के पोर्शन के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार।